तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हम इस चैप्टर में कितना पढ़ चुके हैं। तो हमने अपने चैप्टर की शुरुआत की थी पेज नंबर 199 पर। पहला जो पैराग्राफ था उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की जो इम्पोर्टेंस थी मॉडर्न लाइफ में वो उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ था वहाँ पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया था। अगले पेज पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आ गया था I = Q/T, और उसकी यूनिट भी हमने निकाली थी कि कूलाम पर सेकंड होती है, लेकिन उसके बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर का। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट की छोटी यूनिट्स जो होती थी माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था। नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे और ये एग्जाम्पल शायद आपने निपटा लिया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सेकंड लेक्चर में, पेज नंबर 201 पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका फार्मूला क्लियर किया था। और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिस डिवाइस से मेज़र करते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, एमीटर से। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस भी हमने निपटा लिए थे। फिर हमने सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा था, सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और सबसे आखिर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हमने समझा था। हमने उसके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की थी 12.1, और ये पाया था कि किसी भी सर्किट के अंदर V और I जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और V/I जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी सर्किट के अंदर V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और V और I का रेशो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उस कांस्टेंट को हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल R। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम V और I का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी V और I का ग्राफ बनाएंगे हम, करंट हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे, और जब ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये पूरा जो चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 204 तक। आज हमें अपने चैप्टर को इससे आगे बढ़ाना है, और आज हमें इस R के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। ये जो कैपिटल R लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो हमारी बुक में तो लिखा हुआ है कि R इज़ द कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर एंड इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो हम इस R को ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैंने वो डेफिनेशन लिख दी है जो हमारी बुक में दी गई है रेजिस्टेंस की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर आने वाले चार्ज का क्या करता है, अपोज करता है या फिर उसको रेजिस्ट करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, करंट को उसके अंदर जाने में या फ्लो करने में उतनी ज़्यादा क्या होगी, मुश्किल होगी। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर आने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वो वायर भी हो सकती है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो ट्यूबलाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फैन भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, वो किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है, उसको रोकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से मान लो कि एक सीधी सड़क है और उसमें स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। तो स्पीड ब्रेकर बने होने की वजह से क्या होगा कि सड़क पर चलने वाला जो ट्रैफिक है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस उसके अंदर जो करंट एंटर कर रहा होगा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसको रोकेगा या उसकी स्पीड को कम कर देगा। उम्मीद है कि रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ लेते हैं।
इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना या अपोज करना, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर आने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट को कंडक्टर के अंदर जाने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये डायग्राम है। इसमें जो उबड़ खाबड़ सा आप देख रहे हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि इधर से करंट जा रहा है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट को आगे बढ़ने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है करंट के फ्लो में। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस और करंट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, मतलब कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमने एक तो ये समझ लिया कि रेजिस्टेंस करंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है हमने ओम्स लॉ में ही बना दिया था कल ही, मतलब पिछले लेक्चर में। R इज इक्वल टू क्या था वो, V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है जो पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ में आपको बना के दिखा दिया गया था। मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ ये फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा हुआ V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अभी अभी हमने रेजिस्टेंस को समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन को भी क्लियर कर लिया है। अब आती है रेजिस्टेंस की यूनिट। इट्स SI यूनिट इज ओम, OHM, ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर दिस। ये वो वाला ओम नहीं है जो हिंदू धर्म में ओम होता है उस तरह का ऐसे करके, ये वो वाला ओम नहीं है, ये ग्रीक लेटर ओम होता है। ठीक है, ग्रीक लेटर आपने इससे पहले बहुत सारे पढ़े होंगे, लैम्डा पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में थीटा पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, और फाई पढ़ा होगा। इस तरह के ग्रीक लेटर होते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है और उसकी SI यूनिट ओम है और उसका फार्मूला ये है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम से क्या मतलब है, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसको भी हम कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने उस सवाल को लिख दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और ऐसे सवाल, अभी तो देखो हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे सवाल करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में, कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट, या व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन सब के लिए ना हमें ज़रूरी होता है फार्मूला याद होना। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम ये जो 1 वाली डेफिनेशन पूछी जाती है किसी के भी बारे में, चाहे वो रेजिस्टेंस के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसका जवाब हम इजीली दे सकते हैं अगर हमें ये फार्मूला याद है तो यहाँ पर भी सिंपल है, रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट जो है वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट्स 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो वही तो लिखा हुआ है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये जो 1 वाली डेफिनेशन होती है ये पूरी तरह से उस चीज़ के फार्मूले पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है तो 1 वाली डेफिनेशन आराम से लिख दोगे। ऐसे ही करंट का फार्मूला पता है, क्या था करंट का फार्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ये 1 कूलम्ब हो जाए और ये 1 सेकेंड हो जाए तो ये भी क्या हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है, लेकिन सही से एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसे ही V की फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 1 वोल्ट।
ठीक है। तो इस पेज पर हमने रेजिस्टेंस के बारे में अभी जो पढ़ा है, एक तो उसकी डेफिनेशन क्लियर की है, उसकी SI यूनिट ओम होती है उसको क्लियर कर लिया। रेजिस्टेंस और करंट होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बारे में सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अगर रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट हो जाएगा आधा। अगर रेजिस्टेंस को 4 गुना कर दिया जाए तो करंट कितना हो जाएगा, तब करंट हो जाएगा 1/4। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ा देंगे आप तो ये घट जाएगा। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा, ये हम पीछे ओम्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं ये वाला फार्मूला। इसके बाद हमने इसको क्लियर किया कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, और किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना है तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर आने वाले चार्ज का क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा चार्ज को फ्लो होने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। अभी रेजिस्टेंस के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, चलते हैं अगले पेज पर, बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी बुक में दिखा देता हूँ हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने अभी ये पढ़ा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब हम इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आपको करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। वो 2 काम क्या है वो समझ लीजिए। एक तो हमने ये पढ़ा था कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि V जितना बढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाया जाएगा, करंट भी उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे करंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो I जो होता है वो V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन R के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के बढ़ने या घटने का जो है वो डिपेंड करता है किस पे, या तो पोटेंशियल डिफरेंस पर या फिर रेजिस्टेंस पर। ठीक है। लेकिन क्या है कि हर बार हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू लगातार बनी हुई रहती है। तो हर बार क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना है तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, करंट की वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हर बार चेंज कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी कंडक्टर के अंदर बनी रहती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है। इसको हर बार चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें करंट कई बार चेंज करना पड़ता है। कई बार हमें पंखे की स्पीड बढ़ानी है और कई बार पंखे की स्पीड घटानी भी होती है। तो ऐसे केस में क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को हर बार चेंज नहीं कर सकते, तो हम किसको चेंज करते हैं, हर बार रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। अब रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को का क्या कहा जाता है, रियोस्टेट कहा जाता है। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब आप बढ़ा देंगे तो कंडक्टर के अंदर जाने वाले करंट के फ्लो में कमी आ जाएगी। और मान लो कि ये करंट फैन में जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फैन में, तो करंट कम हो गया। करंट कम होती इलेक्ट्रिक फैन की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो पड़ जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर जाने वाले करंट को कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, रियोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। फिजिक्स में जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किसका डायग्राम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो बदलता रहता है, और इसको क्या कहा जाता है, रियोस्टेट कहा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आखिरी बार तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से फीड करने के लिए।
किसी भी कंडक्टर में करंट को अगर बदलना चाहते हो तो दो काम कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हो या फिर रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को हर बार चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो जो डिवाइस जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, रियोस्टेट कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये चीज़ हमारी बुक में भी लिखी हुई है, यहाँ पर अपनी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स को बिना बदले जो डिवाइस करंट रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड फॉर चेंजिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे उस डेफिनेशन को लिख देता हूँ जो अभी अभी हमने पढ़ी है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी, एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए ही जो कंपोनेंट करंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे हम, वो डिवाइस क्या होगी, रियोस्टेट होगी। तो रियोस्टेट किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और रेजिस्टेंस चेंज होते ही उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डिवाइस के अंदर जाने वाले करंट को आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 205 पर लिखा हुआ ये पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं अपनी बुक में, एक्टिविटी करते हैं 12.2। ये वाली एक्टिविटी अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो एक्टिविटी 12.2 को करने के बाद हमें रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और नई बातें पता लगने वाली हैं। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 12.2 को। उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक सर्किट तैयार करना पड़ेगा। इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। जब एक से ज़्यादा सेल कहीं भी लगी होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है। अगर ये डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑन है, और अगर ये डॉट नहीं है तो उसका मतलब ऑफ है। और करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और ये क्या लगा हुआ है, इसको देखो, ये है एमीटर, ठीक है। और बीच में इस सर्किट में खाली स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है। इधर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले नाइक्रोम वायर है। याद करिए कि नाइक्रोम वायर किस किस मेटल के मिलने से बनता होता है। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, आपको समझाया जा चुका है पिछले लेक्चर में कि 4 मेटल्स के मिलने से बना होता है। उन चारों मेटल्स के नाम याद करिए। याद नहीं आ रहे होंगे, चलो यहाँ देख लो, ये है तुम्हारी बुक का पेज नंबर 203। एक्टिविटी 12.2 में तुम्हें बताया गया था नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। 4 मेटल के मिलने से नाइक्रोम बनता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। अब याद रखना, भूल मत जाना बिल्कुल नहीं। वापस आओ। तो हमारे पास एक नाइक्रोम वायर है, एक 10 वाट का बल्ब है, और एक क्या है, टॉर्च बल्ब। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं छोटा हुआ, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे किसका, नाइक्रोम वायर का। तो जैसे ही नाइक्रोम वायर यहाँ पे लगाया जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब वो सर्किट कैसा हो, कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस मतलब लगातार, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही नाइक्रोम वायर इस खाली जगह में फिट किया जाएगा, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, और एमीटर हमें कोई ना कोई रीडिंग जरूर देगा। हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नाइक्रोम वायर हटाया जाएगा, और नाइक्रोम वायर हटा के क्या लगाया जाएगा, 10 वाट का बल्ब यहाँ पर। फिर से करंट शुरू हो जाएगा जाना, और फिर से एमीटर हमें कोई ना कोई रीडिंग जरूर देगा, उसे भी हम नोट कर लेंगे। तीसरे केस में हम बल्ब यहाँ से हटा देंगे 10 वाट का, और ये छोटा बल्ब लगाएंगे, टॉर्च बल्ब। इसे यहाँ पे लगाएंगे, करंट का फ्लो फिर शुरू हो जाएगा, और एमीटर फिर से हमें कोई ना कोई रीडिंग देगा। अब हमारे पास 3 रीडिंग होगी, एक नाइक्रोम वायर के लिए,
दूसरी 10 वॉट के बल्ब के लिए और तीसरी टॉर्च के बल्ब के लिए। 3 अलग अलग रीडिंग हमारे पास होंगी। तो मेरा जो शब्द था अलग अलग, उसको ज़रूर याद रखिएगा। एमीटर हमें हर केस में अलग रीडिंग दे रहा है। जब हम नाइक्रोम वायर लगा रहे हैं तो रीडिंग अलग आ रही है, जब हम 10 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो रीडिंग अलग आ रही है, और जब हम टॉर्च बल्ब लगा रहे हैं तो रीडिंग अलग आ रही है। और हम ये भी देखेंगे कि टॉर्च बल्ब वाले केस में रीडिंग सबसे कम आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब ये है कि नाइक्रोम वायर जब लगा रहे थे तो करंट ज़्यादा जा रहा था इधर से, ये बल्ब लगाया तो करंट थोड़ा कम गया, टॉर्च बल्ब लगाया तो करंट बिल्कुल ही कम गया, जबकि सेल और बैटरी तो वैसी ही लगी हुई है सेम हर केस में। तो हम देख रहे हैं कि अगर अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग करंट जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हर डिवाइस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है और वो भी अलग होता है। क्योंकि इन तीनों डिवाइस का रेजिस्टेंस अलग था, इसीलिए इन तीनों को यहाँ पर लगाने पर हमें अलग अलग रीडिंग मिली थी। तो एक्टिविटी 12.2 से हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है? हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि हर डिवाइस का अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बड़े बल्ब का अलग रेजिस्टेंस होगा, छोटे बल्ब का अलग रेजिस्टेंस होगा, किसी वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। क्योंकि इनका रेजिस्टेंस अलग था, इसीलिए इनके अंदर जाने वाला करंट भी अलग था। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट के लिए करंट क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए करंट अलग अलग क्यों होता है? तो उसका जवाब मैं यहाँ पे नीचे लिखने जा रहा हूँ। तो हमने आंसर में ये लिखा कि सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ कंपोनेंट तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए क्या करते हैं? ईजी पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे करंट उनके अंदर आसानी से चला जाता है। वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो, बाकी क्या करते हैं? फ्लो का रेजिस्ट करते हैं, मतलब उसका अपोज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नाइक्रोम वायर ने जो है रेजिस्ट किया हो करंट का, इसीलिए इसके अंदर क्या था? कम करंट जा रहा था। इसने थोड़ा कम अपोज किया होगा, इसमें ज़्यादा करंट चला गया, और इसने बहुत ही कम अपोज किया होगा, इसलिए इसमें और ज़्यादा करंट चला गया। तो फिलहाल एक्टिविटी 12.2 से हमें क्या क्या क्लियर हुआ? हमें ये क्लियर हुआ कि अलग अलग कंपोनेंट के अंदर अलग अलग करंट जाएगा। इसकी वजह होती है कि हर कंडक्टर का या हर कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक्टिविटी 12.2 क्लियर हो गई होगी। इस एक्टिविटी से और भी छोटी मोटी बातें हमें पता चलती हैं, जिनको हम अगले पेज पर देखते हैं। तो हम अपनी बुक में पेज नंबर 205 पर पढ़ रहे थे। एक्टिविटी 12.2 पूरी करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। वाई डू दे डिफर? आखिर क्यों होता है करंट सबके अंदर अलग अलग? तो इसके आंसर में लिखा था कि सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। वी नो से we know that motion of electron in electric circuit consist an electric current। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। किसी भी सर्किट में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो ऐसा हो, कैसा भी हो, इसमें जो करंट का फ्लो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। ठीक है, आगे लिखता है द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको, आप अपनी किताब भी साथ में रखा करें अगर कभी आपको देखने में परेशानी हो तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते मूव विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं होते। तो आखिर उन पर किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दे आर रेस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम अमंग विच दे मूव। ठीक है, मैं इसको फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं ना, सॉलिड के एटम, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाकर। तो एक एटम दूसरे एटम को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से ये कस के एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से पास हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, ये एटम्स हैं, तो इनके सामने इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है। ये जो मैंने हल्का सा डॉट यहाँ पे बनाया जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही से, ये भी मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया है। इलेक्ट्रॉन इससे भी ज़्यादा छोटा होता है एटम्स के सामने।
तो जब इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के बीच में से पास हो रहा होता है तो इन एटम के बीच जो आपस में फोर्स लग रहा होता है, एक दूसरे को कस के पकड़ने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, रेस्ट्रेंड होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को ये जो फोर्स होता है ये उसका क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इनके अंदर से पास हो सकता है, लेकिन इन एटम के बीच आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने से क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। ये लगा तो रहे हैं एक दूसरे पर फोर्स, लेकिन उसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इसी की वजह से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया ना कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे इंड्यूस्ड होता है या रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स लगाकर। उस फोर्स का इफेक्ट उनके अंदर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के मोशन पर इन एटम के बीच लगने वाले फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से इसका जो मोशन है वो या तो रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो पास हो रहे होते हैं इनके बीच में से, तो एटम के बीच आपस में लगने वाला जो फोर्स है उसका इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का मोशन रेस्ट्रेंड हो जाता है। तो अगर आपसे वो सवाल पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो आप ये आंसर लिखेंगे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। The electrons, however, are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of atom among which they move. इलेक्ट्रॉन जिन एटम के बीच में मूव कर रहे होते हैं उन एटम के अट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट्रेंड हो जाते हैं, मतलब कि रुक जाते हैं। ठीक है, दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिट्रेटेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है कंडक्टर के अंदर वो रुक जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। जो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसे क्या कहा जाएगा, गुड कंडक्टर कहा जाएगा। अ कंडक्टर हैविंग द सेम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। और किसी कंडक्टर में अगर कुछ रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, रजिस्टर। अगर किसी कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको क्या कहा जाएगा, रजिस्टर कहा जाएगा। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर हाइयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द पुअर कंडक्टर। तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि जो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, और जो पूरी तरह से ही रेजिस्टेंस का बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर द हाइयर रेजिस्टेंस। और जो इंसुलेटर होता है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, उसके अंदर तो करंट पास हो ही नहीं सकता। अब जैसे पेपर है, पेपर को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अगर मान लो हम इधर से करंट का तार लगा दें और इधर अपना हाथ रखे रहें तो हमें करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। पेपर की जगह पर अगर वुड ले लिया जाए, लकड़ी ले लिया जाए, तो लकड़ी भी वैसा ही करेगी। लकड़ी भी एक इंसुलेटर होती है, वो भी क्या करती है, हाइयर रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो उम्मीद है कि एक्टिविटी 12.2 के बाद का ये जो पैराग्राफ है इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये शायद आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए इस बारे में। तो रेजिस्टेंस को और बेहतर समझने के लिए एक और एक्टिविटी हम करेंगे 12.3। देखिए, रेजिस्टेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आज का जो पूरा लेक्चर है वो उसी में ख़त्म होगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के बारे में एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो 12.2 एक्टिविटी में हमने क्या समझा था, पहले उसको देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने ये समझा था कि अलग अलग कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पास होने वाला करंट भी अलग होता है। ये हमने समझा था एक्टिविटी 12.2 में। आसान भाषा में ऐसे बोलेंगे कि अलग अलग चीज़ों के अंदर जाने वाला करंट भी अलग होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का रेजिस्टेंस अलग होता है। ठीक है, 12.3 भी करीब करीब ऐसी ही एक्टिविटी है, लेकिन इससे और ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ हमें मिलने वाली हैं।
तो इस एक्टिविटी में क्या क्या किया जाएगा, एक सर्किट तैयार किया जाएगा इस तरह का, इसमें एक सेल लगी हुई है, प्लस इधर है तो करंट का फ्लो अब ऐसे होगा। एमीटर के अंदर जिधर से भी करंट एंटर करता है उधर प्लस लगाते हैं और दूसरी तरफ माइनस लगाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये की लगी हुई है और बीच में ये पैरेललोग्राम मैंने जो बना रखा है, इसमें 4 चीज़ें हैं। एक नाइक्रोम वायर है एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर डबल लेंथ की वायर है, तीसरे नंबर पर मोटी वायर है सारी नाइक्रोम की। जो 1 नंबर पर लगी है वो भी नाइक्रोम की वायर है, जो 2 नंबर पर लगी है वो नाइक्रोम की डबल लेंथ की वायर है, ये देखो ना दुगनी हो गई। और तीसरे नंबर पे जो लगी है वो भी नाइक्रोम की वायर है लेकिन मोटी वायर है। और वो जो 4 नंबर पर देख रहे हो वो ग्रीन कलर की जो मैंने बना रखी है वो किसी दूसरे मटेरियल की वायर है। तो ये चारों इस बीच हमें यहाँ पर एक एक करके लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम नाइक्रोम वायर लगाएंगे, एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे और दुगनी लंबाई वाली जो नाइक्रोम वायर है उसको लगाएंगे, फिर एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। अगली बार हम इसको लगाएंगे, मोटे तार को लगाएंगे और फिर एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। और फोर्थ टाइम हम किसी दूसरे मटेरियल की वायर लगाएंगे और फिर से एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। तो 4 बार हमें बदलाव करने हैं और चारों बार एमीटर की रीडिंग नोट करनी है। तो ये चारों बदलाव करने पर हमें क्या समझ में आएगा वो देख लेते हैं। तो जब हम पहली नाइक्रोम वायर हटा के डबल लंबाई की नाइक्रोम वायर लगाएंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि एमीटर में जो रीडिंग आ रही थी वो पहले की आधी हो चुकी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हमने डबल लंबाई की वायर लगाई थी, फर्स्ट को हटा के उसकी दुगनी लंबाई की जब तार लगाई थी तो हमने देखा था कि एमीटर की रीडिंग पहले की क्या हो गई है, हाफ हो गई है, पहले की आधी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई बढ़ाने से क्या होता है कि अंदर जाने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब हम दुगनी लंबाई का तार इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो तार की लंबाई दुगनी करते एमीटर की रीडिंग आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब तार जितना लंबा होगा उसके अंदर करंट उतना ही क्या होगा, कम जाएगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और समझिए जरा, तीसरे नंबर पर हमने क्या किया, मोटा तार इस्तेमाल किया। तो जब मोटा तार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो एमीटर की रीडिंग फिर से बढ़ जाएगी, यानी कि मोटा तार यूज़ करने से ज़्यादा करंट जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके घर के बाहर जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर जो मोटे मोटे तार हैं उनके मोटे होने की वजह क्या है। उन तारों को मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उनके अंदर भेजा जा सके। तार मोटा है तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब हमने चौथे नंबर पर दूसरे मटेरियल का तार लगाया तो हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग जो है वो चेंज हो गई। इसका मतलब मटेरियल बदलने से एमीटर की रीडिंग क्या होती है, बदल जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन जो खंभों पर लगी हुई रहती है वो किसकी होती है, एल्युमिनियम की होती है। क्योंकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेकिन एल्युमिनियम से भी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर। आपके घर में जितने भी तार लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सब कॉपर के होते हैं। लेकिन बाहर खंभों पर उनको इसलिए नहीं लगाया जाता कि कॉपर एक कॉस्टली मेटल है जिसे आप अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, खंभों पर उसको नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि खंभों पर उनको तारों को लगा दिया तो वो चोरी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक्टिविटी 12.3 से हमें क्या समझ में आया एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, पहली जो नाइक्रोम वायर थी उसकी जगह पर उसके डबल लंबाई की वायर लगाई तो हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग कम हो गई, पहले की आधी रह गई। तार की लंबाई दुगनी करने से करंट जो जा रहा था वो आधा रह गया पहले का। इसका मतलब लंबाई बढ़ाने से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तभी तो करंट कम हुआ। लेकिन जब मोटाई बढ़ाई तो करंट ज़्यादा जाने लगा। इसका मतलब मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोटाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तुम्हें बस ये याद रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। इसके अलावा मटेरियल चेंज करने से भी करंट की वैल्यू बदल गई थी। इसका मतलब किसी कंडक्टर का अगर मटेरियल बदल जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें जो 3 बड़ी बातें पता चलती हैं वो ये है कि पहला, तार की लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तार की मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तार का मटेरियल चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और हमारा टॉपिक भी यही है। ये देखिए ज़रा, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो किन किन पर डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, तार की मोटाई पर डिपेंड करता है, और तार का जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो वो टोटल कितने फैक्टर हैं, 4। तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का मटेरियल और तार का टेम्परेचर। इसमें से जो टेम्परेचर वाला पार्ट है ना, ये 10वीं क्लास में नहीं बताया जाता, तो अब रह गए 3, तार की लंबाई, तार की मोटाई और तार का मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, लंबाई, मोटाई, मटेरियल। किसकी, तार की। तार नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर की मोटाई और कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस एक्टिविटी से मिलने वाले जो रिजल्ट हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, ये इस एक्टिविटी से पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर पर, उनमें से केवल 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं। चौथा जो फैक्टर है टेम्परेचर, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो हमारे जो 10वीं क्लास का जो स्कोप है उससे बाहर है, उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, लंबाई पर डिपेंड करता है। हमने देखा था कि लंबाई डबल करते ही करंट आधा ही रह गया था, तो लंबाई बढ़ाते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट कम हो जाता है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ है पहले भी कई बार बताया जा चुका है, एक बार फिर से समझिए। देखो ज़्यादातर तार कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। अब उस तार को बीच में से काट दिया जाए, अगर काट कर अपनी तरफ मुँह कर कर देखा जाए तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल है, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। खीरा तो आप सभी ने खाया ही होगा, खीरे को ऐसे काट दिया जाए बीच में से, उसकी एक स्लाइस निकाली जाए और जो स्लाइस को सामने करके देखा जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सीधा मतलब तार की किससे होता है, मोटाई से, क्योंकि ये एरिया जितना बड़ा होगा तार उतना ही क्या होगा, मोटा होगा। तो तार की मोटाई को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस लंबाई पर डिपेंड करता है, मोटाई पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, सिल्वर का वायर है, किसका वायर है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की मोटाई, और मटेरियल, ठीक है। 3 चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है ये भी देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स प्रोपोर्शन में अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया अगर बढ़ेगा, तार अगर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को एक के अंदर ही लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ऊपर और ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया जाए तो ये चीज़ बनेगी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। फिर हम क्या करेंगे ना, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा देंगे और हटाकर इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो बदले में हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो इस तरह का होगा, उसकी शेप ऐसी होगी जैसे बड़ा सा इंग्लिश का ई बना दिया हो, ठीक है। वैसे इसको कुछ और कहते हैं, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। एल और ए ऐसे ही रहेंगे, एल और ए।
तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस का वो फार्मूला बना दिया जो आगे जाकर बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल होने वाला है। तो ये फार्मूला कैसे बना एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले को बनाने के लिए हमने एक्टिविटी की 12.3 एक्टिविटी करके हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। लंबाई पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स करके लिखेंगे एक के अंदर तो ऐसे आएगा, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। फिजिक्स में क्या होता है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट तो हो ही आप। तो ये जो प्रोपोर्शनल है ना, इस साइन को हटा के हम क्या लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं। और जब भी प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो बदले में हमें हमेशा एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस बार जो कांस्टेंट लगाया गया है उसे कहा जाएगा रो हो। मैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, RHO। और थोड़ा बड़ा सा ई बनाया जाता है इंग्लिश का इस तरीके से, ठीक है। तो इनको मिलाकर हमने इस तरह से रेजिस्टेंस का फार्मूला तैयार कर दिया। इसमें 4 चीज़ें हैं, R है, रेजिस्टेंस है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो रो होता है इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये क्लियर कर लिया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और एक अच्छा सा फार्मूला भी बना लिया है। आज के लेक्चर में हमने 2 फार्मूले देखे हैं, एक तो रेजिस्टेंस का ये वाला फार्मूला देखा और दूसरा रेजिस्टेंस का ये फार्मूला देखा, ये वाला जो लेक्चर की शुरुआत में था, R=V/I। ये फार्मूला हमें मिला था ओम्स लॉ से, और ये फार्मूला जो है थोड़ा सा ऊपर, ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाने के लिए भी आ सकता है एग्ज़ाम में। क्लियर? तो आज के लेक्चर में जो पढ़ा है फटाफट रिवाइज करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर आने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इसके बाद रियोस्टेट के बारे में पढ़ा। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो बिना पोटेंशियल डिफरेंस को बदले रेजिस्टेंस को क्या कर सकती है, बदल सकती है। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दिया मैंने। फिर एक्टिविटी 12.2 की थी, जिससे पता चला था कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। किसी भी कंडक्टर में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन उसकी वजह से रेस्ट्रेंड हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। उसके बाद ये अभी पढ़ाई है एक्टिविटी 12.3 कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अपनी बुक में पेज नंबर 207 तक हम पढ़ चुके हैं। एक बार देख लीजिए अपनी बुक का पेज, ये रहा पेज 207। अभी ये टेबल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तुम्हें, अभी तो केवल मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ा है, R=ρL/A। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक YouTube का ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से देख लेना और अपनी किताब की एक एक लाइन यहाँ तक पढ़ लेना। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। थैंक यू।